लॉ या इस थ्योरी की अजम्पशन है, अज्यूम है कि ये गिरना चाहिए। अगर ये गिरेगा नहीं तो फिर ये कॉम्बिनेशन जो है ये एक जैसी सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। ये कॉम्बिनेशन जो बनाए गए हैं ये एक जैसी सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, फिर सेटिस्फेक्शन में फर्क। चलें जी, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। सिंपली द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कमोडिटी, दो कमोडिटीज के दरमियान जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। दैट इज एक्स एंड वाई इज कॉल्ड मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि एक्स और वाई दो चीजें हैं तो उनके दरमियान जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। डेफिनेशन ऑफ मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ एक्सचेंज, फिर मैं दोबारा, रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कमोडिटी, दो कमोडिटी। अब रेट ऑफ चेंज क्या है, इसमें दो कमोडिटी में चेंज कितनी आई, क्लॉथ में चेंज 4 और इसमें चेंज 2 और 2 में से 1 निकाला तो 1, ये 4 1 की ये चेंज आई है। तो इसको हम कहते हैं दो अशिया के दरमियान जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उनके दरमियान तबादला है, उसको हम कहेंगे कि अगर आप वीट 2 करना चाहते हैं तो आपको क्लॉथ 4 यूनिट छोड़ना पड़ेंगे, 4 यूनिट क्लॉथ के छोड़ना पड़ेंगे एक एक्स्ट्रा वीट का मन लेने के लिए। तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज है। इधर आपको अगर आपने 3 मन वीट को करना है तो आपको 6 और 3 का फर्क, 3 गज कपड़ा जो है वो छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह फिर आपको 3 के बाद वीट जो है 4 मन करनी है तो आपको 3 और -1 2 गज कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। इस तरह ऊपर आप ले जाएं। अगर आप वीट को कम करना चाहते हैं तो क्लॉथ आपको ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये है रेट ऑफ एक्सचेंज इनके दरमियान। डेफिनेशन ऑफ एमआरएस, रिमेनिंग ऑन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक जैसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए the amount of goods that an individual is willing to give up to obtain one more unit of other goods is called margin rate of substitution. margin rate of substitution की तारीफ क्या है, वो चीज की, किसी चीज की वो मिकदार that an individual is willing to give up, जो वो छोड़ने के लिए तैयार है, to obtain one more unit of other good, दूसरी चीज के मजीद यूनिट हासिल करने के लिए, उसको हम कहते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखें कि एक चीज आप बढ़ाना चाहते हैं, मोर करना चाहते हैं, ज्यादा यूनिट उसके हासिल करना चाहते हैं, तो उसके एवज जितने यूनिट आप छोड़ रहे हैं उसको हम मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप वीट का 1 यूनिट बढ़ाना चाहते हैं, 2 यूनिट हासिल करना चाहते हैं, तो 10 से आप क्लॉथ के कितने यूनिट छोड़ रहे हैं, 4 यूनिट छोड़ रहे हैं। The amount of good that a consumer is willing to give up to gain extra 1 unit of the other commodity, दूसरी चीज के एक्स्ट्रा यूनिट हासिल करने के लिए, इस चीज के एक्स्ट्रा यूनिट वो 1 हासिल कर रहा है तो कितने यूनिट छोड़ रहा है, वो 4 यूनिट छोड़ रहा है। तो ये जो है 4 यूनिट जो छोड़े हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट हासिल करने के लिए वीट का, तो इसको कहते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन हमने पीछे बनाया है, इन कॉम्बिनेशन ए देयर इज नो एमआरएस एप्लीकेबल, यहां पे एमआरएस नहीं है। ये देखें इसके सामने एमआरएस नहीं है, क्यों कि इससे ऊपर कोई और कमोडिटी नहीं है, कोई और यूनिट नहीं है, इसलिए हम डिफरेंस नहीं ले सकते, कोई डिफरेंस नहीं है, रेट ऑफ नहीं है। तो ये इसलिए ये बताया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ए में देयर इज नो एमआरएस एप्लीकेबल बिकॉज द कंज्यूमर इज एट द इक्विलिब्रियम लेवल, क्योंकि सार्फ जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल तवाज़ुन की हालत में और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है उस कॉम्बिनेशन से। एंड कॉम्बिनेशन बी इज शोइंग एमआरएस, और कॉम्बिनेशन बी में एमआरएस है विच इज 4 to 1
and in combination C the MRS is 3:1, 3:1 है, B में 4:1 है, 3:1 C में, और D में जो है ये 2:1 है. And in combination D the MRS is 2:1, 2:1. Indifference curve is also explained with the help of a diagram as under. अब हम इस इंडिफरेंस कर्व को डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं. ये देखें, ये डायग्राम जो बनाया गया है इसको बच्चों आपने देखना है कि डायग्राम बनेगा कैसे. ये देखें, सबसे पहले आपने ये लाइन लगाई, ठीक है, ये लाइन वर्टिकल लाइन इसको कहते हैं. इस साइड पे आपने क्लॉथ को जार कर दिया, ठीक है. इसके बाद इस जहां पे ये खत्म हो रही है इससे यहाँ पे ये लाइन लगाई, ये तोड़ तक, तो ये आपने इसके ऊपर वीट को जार कर दिया, ठीक है. ये वीट को जाहिर किया. अब आपके पास पहला कॉम्बिनेशन जो है वो है वीट 1 और क्लॉथ 10. आपने इधर 10 वक्फे बना देने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो है लिमिट जो है वो क्लॉथ की 10 है और इसकी 4 है, तो इधर आप 4 बना दें. ये देखें, ये 1 2 3 4, 5वां तो बनाने की जरूरत नहीं है, बना लें तो ठीक है. चले, अब आपने क्लॉथ जो है वो आपके पास 10 यूनिट आपको हासिल हो रहे हैं, 10 से आपने लाइन लगानी और इधर से ऊपर आपने 1 यूनिट वीट का, ये जिस जगह पे ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस करेंगे, मेरी तरफ आप देखें, ये कर्सर जो मैं घुमा रहा हूं, ये हॉरिजेंटल लाइन लगाई, ये वर्टिकल लाइन लगाई, किस से लगाई, जो मेरे पास टेबल था, 1 वीट और 10 क्लॉथ. ये पहला नुक्ता मैंने हासिल कर लिया, इसको कहते हैं ए नुक्ता. ए नुक्ता, यहां पे ए नुक्ता हासिल किया और ये पहला कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन हासिल कर. इसके बाद दूसरा टेबल में है कि 2 यूनिट वीट और 6 यूनिट क्लॉथ के, तो ये लाइन लगाई तो दोनों आपस में यहां पे ये नुक्ता हासिल कर लिया. इसके बाद मेरे पास 3 यूनिट वीट है, 3 यूनिट जो है वो टेबल के अंदर, टेबल से ये बन रहा है, टेबल के अंदर 3 यूनिट मेरे पास, पीछे आप देख लें, 3 यूनिट वीट, 3 यूनिट क्लॉथ. तो मैंने 3 से ऊपर ये लाइन लगाई और इधर 3 से हॉरिजॉन्टल लगाई. तो जिस जगह पे ये दोनों खत आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे मैं नुक्ता हासिल कर रहा हूं. इसके बाद फिर वीट 4 और क्लॉथ जो है 1 यूनिट. ये देखें, वीट 4 और क्लॉथ 1 यूनिट. ये 1 यूनिट क्लॉथ है, ये क्लॉथ है 1 यूनिट और 4 यूनिट. तो ये 4 पे रख के मैंने लाइन लगाई ऊपर को और ये 1 से रख के लाइन लगाई ये इस जगह पे. ये डी नुक्ता हासिल कर. इन नुकात से मैंने गुजरता हुआ इन नुकात को मैंने मिला दिया है, ऐसे ये नुकात मिला दिए, ये नुकात मिला रहा हूँ, नुकात से मिलाते हुए तो ये जो खत जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे नहीं आएगा, ये ऐसे होके ऐसे इसके साथ जाएगा, ये कट नहीं, इसको नीचे नहीं जाएगा. ये थोड़ा सा जब आपने बनाना है तो इसको ऐसे रखना है, ऐसे, ये जिस जगह पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूं, नीचे नहीं, ये थोड़ा सा बनाते हुए नीचे आ गया. तो ये आपने ज़हन में रखना. ये 4 नुकात आपने हासिल कर लिए और 4 नुकात से गुजरता हुआ एक खत जो मैंने खींचा है, इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व. अब जो 4 नुकात हैं, इन चारों नुकात पर सार्फ को इक्वल सेटिस्फेक्शन हो रही है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी. अब इसके अलावा और भी नुक्ता कोई लिया जा सकता है. मिसाल के तौर पे ये 9 से आप ऐसे करें, यहां से आप नीचे लगा दें, इस जगह पे भी कोई नुक्ता लेंगे तो उस पे भी सार्फ को वही सेटिस्फेक्शन, इक्वल सेटिस्फेक्शन. इस पे हजारों नुकात आप इस खत के ऊपर ले सकते हैं और उन हर नुक्ते के ऊपर
सारफ को इक्वल सेटिस्फेक्शन हासिल होगी अगर वो कोई भी कॉम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व की ये खसूसियत है। तो ये कर्व बन गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें आप। अलॉन्ग विद ओ एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ व्हीट, ये ओ एक्स एक्सिस है, इसके साथ यूनिट ऑफ व्हीट आर शोन एंड अलॉन्ग विद ओ वाई एक्सिस यूनिट ऑफ क्लॉथ आर शोन। क्लॉथ के यूनिट शो कर दिए गए हैं। इफ वी जॉइन ऑल द पॉइंट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अगर हम इनको ये पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ये तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन, वी विल गेट एन इंडिफरेंस कर्व। तो फिर हम एक इंडिफरेंस कर्व हासिल कर लेते हैं। इन दिस कर्व कंज्यूमर गेट्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट एवरी पॉइंट, और इन तमाम पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा है। ए है, बी है, सी है, डी, ये चार नुकात हैं। मैंने कहा कि इसके ऊपर कोई भी और भी नुक्ता ले लें, चार के अलावा भी अगर आप यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ से ये नीचे ले आए तो ये नुक्ता एक हासिल हो जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जिस जगह पे भी आप कोई नुक्ता लेंगे हर जगह पे सारफ को सेटिस्फेक्शन लेवल यकसा होगा। दिस IC रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल ऑफ MRS टू डिमिनिश। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये एक MRS प्रिंसिपल को ज़ाहिर करता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के असूल को ज़ाहिर करता है कि वो डिमिनिश होता है। रिप्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ MRS टू डिमिनिश, कि MRS जो है इसमें इंडिफरेंस कर्व में कम होता है। इट मीन दैट, इसका मतलब क्या है कम होने का, कि इफ कंज्यूमर इंक्रीजेस कॉम्बिनेशन ऑफ वेट, अगर सारफ जो है वो वीट की कंजम्पशन को बढ़ाता है, ही हैज टू गिव अप 4 यूनिट ऑफ क्लॉथ फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वीट, तो उसे एक्स्ट्रा यूनिट वीट के लिए 4 यूनिट क्लॉथ के गिव अप करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। बट एट पॉइंट सी पॉइंट पर ही एग्री टू गिव अप 3 यूनिट ऑफ क्लॉथ फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वीट। लेकिन सी नुक्ता पर वो 3 यूनिट छोड़ रहा है क्लॉथ के, एक एक्स्ट्रा यूनिट वीट हासिल करने। दिस विल कंटिन्यूअसली डिमिनिश, और ये मुसलसल जो है डिमिनिश होता जारी रहता है या जारी रहेगा। MRS, जैसा कि ये टेबल के अंदर देखें, ये मुसलसल नीचे जाता हुआ जारी रहेगा MRS। This tendency of consumption is called principle of MRS to diminish। ये जो रुझान है सरफ का जिसमें MRS जो है वो कम होता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन टू डिमिनिश, यानी MRS के गिरने का रुझान का प्रिंसिपल। चलें, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब आते हैं अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ IC लॉ जो है किन हालात में दुरुस्त साबित होगा, वो कौन से हालात हैं जब ये दुरुस्त साबित होगा। तो ये मफरूजात हैं जो इस थ्योरी से रिलेटेड हैं। नंबर 1 पे है रैशनल कंज्यूमर। द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द कंज्यूमर इज रैशनल। इस थ्योरी का बुनियादी नुक्ता ये है कि सारफ जो है वो अक्लमंद है, समझदार है। ही इज वेल अवेयर ऑफ द मार्केट प्राइसेस, वो मार्केट प्राइसेस से आगाह है, ये मार्केट में अशिया की कीमतें क्या हैं जो वो खरीदना चाहता है। हिज इनकम, उससे भी आगाह है कि उसके पास पैसे कितने हैं, एंड हिज प्रेफरेंसेस, और अपनी तरजीहात से भी वो वाकिफ है। एंड इन दिस सिचुएशन ही वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, और इस सूरत हाल के अंदर रहते हुए वो अपने फायदे को, अपनी तस्कीन को ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। ये पहला मफरूजा है। और अगर उसे अपनी आमदनी का नहीं पता, वो मार्केट प्राइस से आगाह नहीं है, उसकी प्रेफरेंस का उसे नहीं पता कि उसने कौन सी चीजें खरीदनी है, तो ऐसी सूरत में ये दिस थ्योरी विल नॉट ऑपरेट। तो फिर ये थ्योरी, तो फर्स्ट अजम्पशन जो है फॉर दिस थ्योरी, इस नजरिए के लिए रैशनल कंज्यूमर। नंबर 2 कमोडिटी मॉडल। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो
थ्योरी है, ये टू कमोडिटी मॉडल है। इट इज अज्यूम्ड इन द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अंदर ये फर्ज किया गया है कि दैट यूटिलिटी कंसिस्ट ऑफ टू कमोडिटीज, जो अफादा है वो दो अशिया पर मुश्तमिल है, वीट है, क्लॉथ है, और दो अशिया ले लें आप, वेजिटेबल ले लें, फ्रूट ले लें, दो अशिया होगी। इसी तरह और कोई बर्तन ले लें, या इसी तरह जो है मेडिसिन ले लें, दो अशिया पे ये टू कमोडिटी मॉडल है। अगर आप तीन अशिया लेंगे या एक चीज लेंगे तो ये थ्योरी दुरुस्त साबित नहीं होगी। चलिए, दूसरी बात इसमें अज्यूम कर ली गई। तीसरी बात जो है वो है गुड्स आर डिविजिबल, यानी अशिया को हम तकसीम, इन दिस अप्रोच इट इज आल्सो अश्योर्ड, ये भी यकीन दिलाया गया है, ये भी फर्ज किया गया है, अश्योर्ड या अज्यूम्ड एक ही चीज, कि दैट द गुड्स आर डिविजिबल इनटू स्मॉल यूनिट, कि अशिया ऐसी होनी चाहिए जो छोटे छोटे यूनिटों में तकसीम हो सके। अगर अशिया इतनी बड़ी हैं, लार्ज हैं, कि वो छोटे छोटे यूनिट में तकसीम नहीं हो सकती, तो ये ला दुरुस्त नहीं होगा। नंबर 4, रैंकिंग द यूटिलिटी। इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, ये फर्ज किया गया है कि यूटिलिटी को मापा नहीं जा सकता, इसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। इट कैन ओनली बी कंपेयर्ड और रैंक, और इसकी रैंकिंग की जा सकती है, दर्जा बंदी की जा सकती है, इसका मुआवजा किया जा सकता है कि हम जो है 2 गिलास पानी के पीने के बाद ये बता सकते हैं कि पहले गिलास से ज्यादा तस्कीन हुई है बनिस्बत दूसरे के, ये बता सकते हैं, यानी कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितनी तस्कीन हुई है, 10, 12, 15, इसकी पैमाइश नहीं हो सकती। तो ये इसमें फर्ज की गई है चीज। नंबर 5, लिमिटेड रिसोर्सेज। ये भी in this theory it is assumed that consumer has limited amount of money to spend on two goods, कि सारिफ के पास एक मखसूस रकम है और उस मखसूस रकम के साथ वो दो अशिया खरीदने के लिए जाता है, और वो मखसूस रकम मैंने बताई थी कि 10,000 उसमें फर्ज कर लें आप, 2,000 कर लें, 5,000 कर लें, और वो ना बढ़ती है ना कम होती है, वो मखसूस रकम है, उसके साथ वो बाजार में दो अशिया को खरीदने के लिए जा रहा है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर इसमें वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो फिर ये ला दुरुस्त साबित नहीं। इसके बाद कांस्टेंट प्राइसेस। प्राइसेस जो है मार्केट के अंदर वो यकसा रहती हैं, यूनिफॉर्म रहती हैं, उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती। इट इज आल्सो अज्यूम्ड दैट द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, प्राइसेस जो है वो मुस्तहकम रहती हैं, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिक्रीजेस द कंज्यूमर विल परचेज मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी। अगर प्राइस एक चीज की कम होगी तो कंज्यूमर जो है ज्यादा से ज्यादा उस चीज की क्वांटिटी जो है मिकदार खरीदेगा। तो दिस लॉ विल नॉट ऑपरेट, क्योंकि इन दैट केस मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विल इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग की बजाय मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो सकता है। बट फॉर द एक्यूरेसी ऑफ दिस लॉ इट इज अज्यूम्ड दैट the margin rate of substitution continuously should be decrease, ये continuously decrease होना चाहिए, 4 से 3, 2, 1 ऐसे, तो ये कम होना चाहिए। लेकिन अगर प्राइसेस जो है वो चेंज हो रही है तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज नहीं होगा, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ये इंक्रीज भी हो सकता है, तो ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। परफेक्ट कंपटीशन। इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, ये भी फर्ज किया गया है कि मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये इसकी बात हम परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ेंगे, उसमें करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत इसकी कर देता हूं कि क्या होता है। इफ देयर इज नो परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट द लॉ विल नॉट ऑपरेट। अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो ये लॉ जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन होता असल में क्या है बच्चों? मार्केट के अंदर 3 किस्म की मार्केट ली जाती हैं। एक हम कहते हैं मोनोपोली मार्केट है, एक हम कहते हैं परफेक्ट मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट मार्केट है, और एक है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, तो परफेक्ट मार्केट की कुछ खसूसियात होती हैं, उनमें से नंबर 1 पे है सिमिलर अशिया होती हैं, एक जैसी अशिया होती हैं, और एक जैसी चीज की
एक जैसी प्राइस चार्ज की जाती है मार्केट के अंदर, ना ज्यादा ना कम। तो एक तो ये है, कंज्यूमर जो है और सार्फ और सेलर और बायर की तादाद जो है बहुत ज्यादा होती है, और मार्केट प्राइसेस जो है वो डिमांड और सप्लाई की कुव्वतें डिटरमिन करती हैं। कोई वन मैन जो है, मोनोपोलिस्ट जो है, उसमें प्राइस डिटरमिन नहीं करता। तो प्राइसेस जो है अशिया की, वो डिमांड और सप्लाई की कुव्वतें जो है उसके अंदर डिटरमिन करती है। तो ये चंद एक खसूसियात मैंने बताई हैं परफेक्ट कंपटीशन की। लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन हम डिस्कस करेंगे और पूरा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है पढ़ेंगे आगे जाके। लेकिन ये है कि इसकी एक मेन खसूसियत ये है कि यकसा किस्म की अशिया मार्केट के अंदर एक ही प्राइस पे, यकसा किस्म की प्राइस पे फरोख्त होती हैं, जो एक जैसी हैं वो एक प्राइस पे फरोख्त होती हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि डिमांड और सप्लाई की कुव्वतें जो है वो प्राइसेस अशिया की मुकर्रर करती हैं, और सप्लायर और जो है जो सेलर है वो अशिया की कीमत तो डिटरमिन करने में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो ये खसूसियात हैं चंद जो इस परफेक्ट कंपटीशन की होती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि परफेक्ट मार्केट होगी तो ये लादुरुस्त साबित होगा। इसके बाद है कंसिस्टेंसी इन डिसीजन, फैसलों में तसलसल होना चाहिए। इन कंसिस्टेंसी इन डिसीजन इज एसेंशियल फॉर द एक्यूरेट ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ। इस लॉ या इस थ्योरी के ऑपरेशन के लिए जरूरी है कि फैसलों के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो ऑप्शन आप ले रहे हैं उनको कंटिन्यूसली जो है तसलसल के साथ आप करें। अगर आप एक फैसला अब करते हैं, एक 10 दिन के बाद करते हैं, तो ऐसा नहीं, इस सूरत में फिर ये लादुरुस्त साबित नहीं होगा। डिमिनिशिंग मार्जिन rate of substitution. It is also assumed that margin rate of substitution should decrease with the increase in the next combination. Next combination जो आपने करना है, बनाना है, उसमें मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उसको कम होना चाहिए। जो भी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप देख रहे हैं कि उन सब में जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो आप ए बना रहे हैं, तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज नहीं होगा तो फिर ये लादुरुस्त साबित नहीं होगा। सो assumed that the margin rate of substitution should decrease. ये लास्ट पॉइंट था, लास्ट अजम्पशन था जो हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही जो है ये आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम प्रॉपर्टी ऑफ दिस लॉ या दिस थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोगों ने बताना है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।